अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और इंतखाबात में ताख़ीर के हरबे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तवा के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात बारे एक और बड़ा फैसला करते हुए बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। इसके साथ बात करेंगे कि साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इदारे की जानिब से जारी किए गए नोटिस पर भी फैसला महफूज कर लिया है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि जहां पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवालात उठा दिए हैं। आबादी के तनासुब से मौजूदा हल्का बंदियाँ इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने बार काउंसिल के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। इसके साथ इस इशू पर भी बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अहाद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया है कि अहाद चीमा गुज़श्ता काबीना का हिस्सा रहे और आइंदा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, जबकि फाज अनफाद का मामला 21 दिसंबर को सुना जाएगा। इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे कि नया साल जनूबी एशिया के 3 ममालिक यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लिए इंतखाबी लिहाज से अहम तरीन साल होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 3 ममालिक के हुक्मरानी के उम्मीदवार एक से जायद मरतबा इक़्तिदार की मसरत पर फायज हो चुके। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की तगो-दो में हैं, नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा, जबकि हसीना वाजिद छठी बार इक़्तिदार हासिल करना चाहती हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से 76 सालों में 24 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म में से एक भी अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इक़्तिदार से बेदखल हो गया। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? इन इशू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार रसूलुल्लाह खान, जबकि स्काइप पर हमारे साथ होंगे माहिर कानून राजा आमिर अब्बास, सीनियर तज्ज़ियेकार अलीना शिगरी, और उसके साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, सबसे पहले मैं आपका पॉइंट लेना चाहूँगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी कुछ अर्सा पहले बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तो यहाँ तक कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सियासी सरगर्मियाँ नहीं हो सकती। मौलाना फजल रहमान साहब ने मौसम की तौजीहात पेश की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तो तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं कि किसी सूरत इलेक्शन डिले नहीं होगा। तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम अब 8 फरवरी के लिए इलेक्शन के लिए तैयार है, या अभी भी आपको कुछ इलाकों में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कुछ कंसर्न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौसम के एतबार से तो कम थे, सिक्योरिटी के एतबार से ज्यादा थे। हमने बाजौड़ में एक वर्कर करना चाहा तो हम पे हमला हुआ और 50 लोग शहीद हो गए और 135 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए। फिर हमारे एक मरकजी रहनुमा हाफिज अब्दुल्लाह साहब पर हमला हुआ और फिर टांक और देही खान और बनू और लकीमरवत इन इलाकों में रोजाने की बुनियाद पर वो दहशतगर्द हमले करते हैं और लाइन फोर्सेस जितनी है वो उनके लोग शहीद हो रहे हैं। तो एक तहफ़्फ़ुज़ था इस लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, कि अगर आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो वोटर किस तरह जाएगा और वोटर को मोबिलाइज किस तरह किया जाएगा। लेकिन बहरहाल में हमारी पार्टी इसके बावजूद इस ऐलान को खुश आइन करार देती है और जो शेड्यूल जारी हुआ ये अच्छा हुआ। ये जमहूरियत की तरफ सफर है जी। निगरान काबीना या डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ ये जमहूरियत के सफर को मुनक़ता कर देती है जी। जितना जल्दी हो हम निगरानों से जान छुड़ाएं और सेटअप जो जमहूरी सेटअप वो है। बिल्कुल ठीक है। अब इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ कल और आज और आइंदा जारी रहेगा और हम टिकटों को फाइनल करके उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब, मैं भी दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं अलीना शिगरी साहिबा से जानना चाहूंगा। अलीना, किसकी ये ख्वाहिश है अभी भी, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है और पत्थर पर लकीर की तरह ये बात है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन अब हमने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल की खिलाफ तवक्को बड़े संगीन किस्म के इल्जामात, उनकी शिकायत सामने आई। उसके बाद कुछ अभी भी हम देखते हैं कि ऐसी चाय में गोइयां जरूर होती हैं कि 8 को इलेक्शन के हवाले से ना हो। ये किसकी अभी भी ख्वाहिश है? क्या सिर्फ एक सियासी जमात से, कुछ सियासी जमातों को थ्रेट है? ये वाकई कुछ और मामला है जिसकी वजह से ये बातें, ये चाय में गोइयां खत्म नहीं हो रही?
भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए, दावत देने के लिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। एक तो सवाल मेरे ख्याल से किससे किया जाए, ये वही सियासी जमातें हैं भट्टी साहब, जो कि आपको याद है इन 4 माह तक मुसलसल जो इल्जामात आयद किए जा रहे थे निगरां काबीना के हवाले से, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा था, एलिगेशन आयद की जा रही थी, कहा जा रहा था कि जी निगरां काबीना नून लीग की एक्सटेंशन है, क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। लेकिन फिर हम वही उन्हीं सियासी जमातों को देखते हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म जो हैं इसी निगरां हुकूमत से वाबस्ता शख्सियात को वो ऑफर करने नजर आ जाती हैं। जमाल साहब, सरफराज बुख्ती साहब, इनकी मिसाल आपने गुज़िश्ता रोज ही देख ली, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इसके साथ साथ ही आप इदारों के हवाले से बात करें, केयर टेकर गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिनकी आईनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन को ना सिर्फ फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट उसका इनेकाद यकीनी बनाए, बल्कि साथ साथ जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो यकसा मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको तमाम सियासी जमातों तक को मैसर करें। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल, आपका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बड़े एतराजात जो उनके कंसर्न्स का इजहार उन्होंने अपने इस प्रेस रिलीज में किया है, उसमें वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चाह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि जी वो घर चले जाए। 52 रोज रह गए इलेक्शन के इनेकाद में, और उससे पहले चीफ इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान घर जाएं, क्योंकि उन्होंने अपनी आबाई जिले को भी नहीं छोड़ा। उसमें भी आपने देखा होगा उनके कंसर्न्स में कि झेलम के आबाई जिले का जिक्र किया गया है और कहा गया कि जी उसकी पॉपुलेशन सर्टन है, और उसके साथ साथ ही 2 सीटें उसमें, और जबकि उतनी ही आबादी पर मुश्तमिल जो है वो हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट के हवाला दिया गया, और उसमें कहा गया कि उसकी। बिल्कुल ठीक। राजा आमिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान बार काउंसिल के जो इल्जामात थे बड़े संगीन नौइयत के थे, उनकी तरतीब कर दी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पाकिस्तान बार काउंसिल जहां पे आजम नदीर तारड़ साहब का और तारड़ फैमिली का बड़ा इन्फ्लुएंस है, और जिस तरफ से इतना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक अटैक किया गया है, इसकी पसे पर्दा वजूहात क्या हैं? सिर्फ उनका अपना हाफिजाबाद का डिस्ट्रिक्ट इस मामले की हद तक है, या पीछे कुछ और पक रहा है, कोई खिचड़ी में कुछ और पक रहा है पीछे? देखिए, पीछे तो बात करते हैं क्या हो रहा है, लेकिन जो सामने चीज नजर आई कि उन्होंने अपनी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया। उन्होंने वही बयानिया लिया जो पिछले 4 माह से 6 माह से इस मुल्क की जो एक सबसे बड़ी जमात है पीटीआई ले रही थी, जिस पे यही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोई तवज्जो नहीं दी। और अब जो उन्होंने हाईलाइट किया है इशू, वो गर्चे के पंजाब की एक हाफिजाबाद की सीट और जेलम की सीट का है, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि इस एलानिया में हमें नजर आता कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है वो होता है कि जनाब इलेक्शंस को आपने जाने से पहले कन्वर्सिंग करनी होती है, लोगों के पास जाके अपना नैरेटिव्स देना होता है, कैंपेनिंग करनी होती है, और एक इलेक्शन सिंबल होता है जिसके तहत आप लोगों को कन्विंस करते हैं कि जनाब ये है वो निशान जिसको आपने 8 फरवरी को टिक करना है। लेकिन ये वो तमाम चीजें जो इंग्रेडिएंट्स थे उसके बारे में भी उनको बात करनी चाहिए थी कि ये वो एलिमेंट्स हैं कि जिसके बगैर सिर्फ एक तारीख का नाम इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन इस तमाम प्रोसेस का नाम है जिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। इस जैसे अलीना ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, इस वक्त हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी जमात है, गालिबन मुल्क की सबसे बड़ी जमात, अभी तक इलेक्शन सिंबल्स अलॉट नहीं हुए, 20 से 22 तक नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होने हैं 2-4 रोज के बाद, लेकिन इलेक्शन सिंबल का इशू चल रहा है। उसके अलावा और बहुत से ऐसे इश्यूज हैं कि आपको नजर आएगा कि जी ये जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि जी वही अफराद जो कि एक पार्टी से मुंसलिक हैं, जिसको अब एट द वेरी एंड जिसको कहते हैं उस पे जाके इनको नजर आया कि जी आहा चीमा साहब हैं। हालांकि ये बात तो पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले की थी कि जनाब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो तो टिल्टेड है और उनका ताल्लुक है। आमिर साहब, मैं इस पॉइंट के ऊपर आपकी तरफ आता हूं, मैं थोड़ा सा इस जो पहला अपना सेगमेंट इसको जरा कंक्लूड कर लूंगा। साहब अब्दुल्ला साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अगर आजम नदीर तारड़ साहब का बड़ा एक इन्फ्लुएंस है, जब पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये एक मूव की होगी, अगरचे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस शिकायत के जो फैक्ट्स को गलत करार दिया है और उन्हें कहा है कि एक तो वो जेहलम का जो बात की गई है वो उनकी आबाई हल्का नहीं है, सरगोदे से उनका ताल्लुक है,
और उसके साथ ना ही जेहलम की में कोई सीट को बढ़ाया गया है, तो वो इल्जामात उन्होंने उड़ा दिए। लेकिन जिस किस्म का ये अटैक किया गया है, तो आजम नज़ीर तारड़ साहब जिस पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है, उनका बड़ा एतमाद रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, तो ये क्या वजूहात है? कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ये सिर्फ एक अटेम्प्ट थी जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाकाम बना दिए? बटे साहब, दो ही वजूहात हो सकती हैं मेरे ख्याल में। एक तो ये हो सकता है कि वाकई इंटेंशन यही हो कि वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव बढ़ाया जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दें, और अगर वो इस्तीफा देंगे तो फिर क्या होगा, एक नया सवाल पैदा होगा कि अगर वो नहीं रहते चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो फिर क्या होगा। फिर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनमें से कुछ जो सीनियर हैं वो ये जिम्मेदारी संभालेंगे और इलेक्शन कराएंगे। लेकिन अगर एक आध और बंदे से भी मुतालबा कर दिया जाता है कि आप रिज़ाइन कर दें और इलेक्शन कमीशन ही बरकरार नहीं रहता, तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? तो अब ये हम तो 6-8 महीने से सुन रहे हैं कि एक प्लान ये बनाया गया है कि अगर बहुत ही ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जब उमर अता बंदयाल साहब थे, कि अगर बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया इलेक्शन कमीशन को तो फिर इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा। ये मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट ने भी ये स्टोरीज की थी कि ये इस तरह का एक प्लान बनाया गया है। एक तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि इलेक्शन से फरार की कोशिश हो सकती है, या दूसरी कोशिश ये हो सकती है कि इस्तीफा तो ना आए लेकिन हम दबाव इतना डाल दें कि बताएं कि भाई इलेक्शन कमीशन से सिर्फ एक मखसूस सियासी जमात को ही एतराज़ नहीं है, इलेक्शन कमीशन से तो हमें भी एतराज़ात हैं। कल को कोई अगर ये हमें ताना दे कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खेल रहे थे, तो हम कहेंगे कि जनाब हम कहां खेल रहे थे, हमें तो उन पर एतराज़ात थे, हम तो उन्हें मुतालबा कर रहे थे मौजूदा सिनेरियो के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये भी एक कोशिश हो सकती है। और अब आप देखिए ना कि तहरीक इंसाफ का जो ये एक मौक़िफ़ था कि नून लीग की जो है वो सपोर्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन, तो अब उनको जवाब इलेक्शन कमीशन के पास आ गया। वो कहेंगे जनाब हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास हमारे तो खुद भी तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं। तो अगरचे वो करवाया बार काउंसिल से गया है, लेकिन जैसे कि आपने खुद ही कनेक्शन तारड़ साहब का बताया, तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे फौरी तौर पर दो चीज़ समझ आती हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन मुझे नहीं नजर आता और ना जाना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस वक्त इलेक्शन के इनकाद में, जब एतराज़ात तो सभी सियासी जमातों को है, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे एतराज़ात हैं एग्जेक्टिव से, मेरे ख्याल में आरोज लेने पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पर कह चुका है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के एतराज़ात से इलेक्शन कमीशन को प्रेशर लेगा या वो मुस्ताफ़ी होंगे और इस पूरा प्रोसेस डील करेंगे। मेरे ख्याल में हर सूरत इलेक्शन तो 8 फरवरी को होंगे। मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहूँगा, दो क्वेश्चन है बुनियादी तौर पर आपसे। एक तो आपका पार्टी का इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनकी अब तक की जो कारकर्दगी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? और उसके साथ आपके सियासी मुखालफीन कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बढ़ते हुए सियासी असर रसूख की वजह से परेशान है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि कुछ उन्हें मजीद टाइम मिले। इस बात में किस हद तक हकीकत है? आपके सवाल का पहला जुज, उसका जवाब तो ये है कि हम बिल्कुल मुतमईन है इलेक्शन कमीशन से। वो एक आईनी इदारा है और वो उसको किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अभी तक उन्होंने हल्का बंदी के लिए जो टाइम मांगा वो मुनासिब था और मजीद ताखीर की गुंजाइश भी नहीं थी, उन्होंने की भी नहीं। हमारा एतमाद है जब तक कोई बड़ी गलती सामने नहीं आती तो हम इस एतमाद को कायम रखेंगे। ठीक। और दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी के दोस्त तो कल हमारे पास आए थे और हमारे यहाँ जो हमारा दफ्तर है पेशावर में, उसका नाम मुफ्ती महमूद मरकज जी, उसके अंदर 2 दफा मुस्लिम लीग नून के अहबाब से मीटिंग हुई है। और कल जो पूरा दिन था, 7 रात को तो पेशावर की तमाम टीवी में वही बहस चल रही थी। तो शुरू के अंदर पीपल्स पार्टी वाले आए, नहीं ANP वाले आए, उसके बाद पीपल्स पार्टी वाले आए और आखिर में वो कौमी वतन पार्टी शेरबाव साहब के साथी आए। ठीक। तो वहाँ तो हमारा जो दफ्तर है वो तो सियासी कारगुजारी की एक बहुत बड़ी रोशन दलील है। और रह गए PTI की मकबूलियत, तो मकबूलियत आप किसको कहते हैं? चल लोग जमा होकर शोर करें, ये मकबूलियत तो नहीं है। हमारे यहाँ मकबूलियत सर्वे किया जाता है, तो सर्वे भी मशकूक होता है। असल चीज मकबूलियत की हुई है कि आवाम किसको वोट देना चाहते हैं। ठीक। तो PTI के अहबाब अगर नाराज हो तो शुरू के अंदर तो ये 1 सीट वाली जमात थी, बाद में ये 36 वाली जमात बन गई है, फिर 116 की बन गई है। तो और आइंदा इलेक्शन में कितनी नंबर वाली जमात होगी सर? एक मिनट बढ़ती जी जी। इन दी लाइन ऑफ फायर में परवेज मुशर्रफ साहब ने लिखा है कि इमरान खान हमारे पास आए थे और हमसे सीटें मांग रहे थे कि हमें जितवा कर दो।
ठीक। तो हमने उनसे कहा कि आप 100 सीटें मांग रहे हो, 100 के आप काबिल नहीं हो, 10 ले लो। यानी ये बातें भी है। और 2018 के अंदर जो 116 सीटें मिली वो तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने उनको दिलवाई। इस पर तो इतना शोर हुआ, 5 साल शोर होता रहा। बल्कि पहली दफा ऐसा हुआ कि पोलिंग एजेंट्स आए हर जगह से और उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन के सामने कहा जी हमें तो फॉर्म 16 नहीं दिया गया, आरटीएस को बिठा दिया गया। मैं नहीं समझता कोई माकूल आदमी 2018 के इलेक्शन को पॉपुलर या मकबूलियत का ठीक। मायार बना सकता। ठीक मुफ्ती साहब, मैं मुफ्ती साहब दोबारा ब्रेक लेनी है जी। ये बात फुल स्टॉप तक पहुंच जाए। जी लाज़िम। अब 2018 के अंदर उनकी मकबूलियत देखेंगे हम, तो 8 फरवरी को आने दो। ठीक है। अगर हमारे पीटीआई के अहबाब ने ज्यादा वोट लिए, हम सर तस्लीम हम करेंगे, लेकिन नहीं लिए तो फिर वो गुजारा करें। ठीक। मैं अर्ज ये करता हूँ कि हमारे मकबूलियत का तो एक ही पैमाना है, वो इलेक्शन वो तो हुए नहीं है, पिछले हम मानते नहीं है। लिहाजा दरमियान में जो नशे व फराद आता उसको मकबूलियत नहीं कहते। मालूम हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन जब 8 फरवरी को पोलिंग डे होगा तो पता चल जाएगा कि दूध कितना था और पानी कितना था। बिल्कुल ठीक। ठीक आमिर साहब, मैं भी आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन लीना से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा। लीना, मुफ्ती साहब तो बड़ा एतमाद का इजहार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, बाकी सब जमातें खाइफ क्यों हैं? नहीं, आज तो बहरहाल न्याजी साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में ये बात कही कि बड़ा वो पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगरचे वो पेशावर हाई कोर्ट में गए हैं इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोकने के लिए, और आपने देखा होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे भी दे रखा है किसी भी एडवर्स ऑर्डर से। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि कोई उनके खिलाफ फैसला नहीं दे सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उनके हक में फैसला देना जो है इनका बनता है। और चूंकि क्लॉक इज टिकिंग, 22 तारीख तक जो है कागजात नामजदगी भी जमा कराने का वक्त है। लेकिन द होल ये बड़ा ही अफसोसनाक है जो इस वक्त मुल्क में सिचुएशन नजर आ रही है। आप एक सियासी जमात को इतनी उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को बारीक बीनी से उसका आप उसको बिल्कुल कॉर्नर करने के लिए तमाम इकदाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज ये मुतालबा अगरचे देर से ही सही, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, उन पर अगर एतराज उठाया जा रहा है, वो अगर एक पार्टी को इस 70 से ज्यादा आपकी सियासी जमातें हैं, कभी भी आपने हमेशा देखा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हमेशा अवॉइड किए सियासी जमातों की जानिब से। कभी वो चैलेंजेस जो फेस करते हैं उस पर बात नहीं करेंगे, एक सेरेमोनियल एक्सरसाइज की हद तक उसको महदूद कर दिया गया है, कभी उस पर बात नहीं होगी। लेकिन अभी वो तमाम हमें स्टेप्स नजर आ रहे हैं इस मुल्क में जो कि ऑलरेडी मेरे ख्याल से इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल आयद हो चुका है। जितनी भी हमने डफ टेलिंग और चेन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हमें नजर आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके इलेक्शंस जो है वो आपने कबल अज़ वक्त ही मुतनाज़ उनको कर दिया है। लेकिन ऐसे में आवाम को एक अच्छी उम्मीद ही देनी चाहिए मेरे ख्याल से, और अपना हक राय इस्तेमाल करने की इंकरेज करना चाहिए कि आवाम बाहर निकले और अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को, पार्टी को वोट करें। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, अलीना शिगरी को आपने सुना, वो कहते हैं कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को मुतनाज़ा कर देगी, और हमारी हिस्ट्री है कि जो जमात शिकस्त से दो चार होती है फिर इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देती है। तो सर, अगर आगे बढ़ना है, मुल्क की डायरेक्शन ठीक करनी है, और आइंदा जो आने वाला इलेक्शन है जिसके ऊपर इलेक्शन से पहले एटलीस्ट तमाम सियासी जमातों का इत्मीनान हासिल हो, सुप्रीम कोर्ट तो हर सूरत अब इलेक्शन करवाने को तैयार है और 8 फरवरी को, लेकिन तमाम जमातों का और अवाम का उसके ऊपर इत्मीनान कैसे बिल्ड किया जा सकता है? देखिए, इत्मीनान कैसे किया जा सकता है, ये सिर्फ कागजों में तो इत्मीनान की बातें होंगी, लेकिन ग्राउंड पे हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देख रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से, जो मेरे पास बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स आए कि जो ये पूछ रहे थे कि जी हम अपने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करना चाहते हैं, हमारा ताल्लुक एक मखसूस जमात से है, और बताइए क्या वकील के जरिए दाखिल हो सकता है, क्योंकि हम अगर वहां पे जाएंगे तो हम तो धर लिए जाएंगे, हम तो उठा लिए जाएंगे। और उसके अलावा एतमाद बहाल करने के लिए अभी जैसे अलीना ने कहा, जी न्याजी साहब ने इनके प्रोग्राम में कहा, इन्हीं न्याजी साहब का मैं खुद वकील हूं, और इसी केस में तो हम ये देखते हैं कि जी जो ये बात की जा रही है कि जी आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करें, आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करें, ये क्या क्या देखे ना जी, 2 दिन 3 दिन गुजर गए, अगर ये काम कर दिया गया। इससे पहले भी हमने देखा, माजी में ये काम हुआ था एक दफा पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन उस वक्त फिर भी कुछ
वक्त था उन्होंने पीपीपी रजिस्टर करा के जी। तीर का निशान ले लिया था। अब तो इनके पास निशान भी नहीं होगा, फिर आजाद हैसियत से क्या इनके लोग जाएंगे? ठीक। और क्या इस इलेक्शंस को पाकिस्तान, आप अवाम को तो छोड़ दें, क्या दुनिया भर बिल्कुल के ठीक। अदारे जो इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, क्या वो इसको तस्लीम कर लेंगे? आमिर और साहब, क्या आपका बड़ा वैलिड आपके पॉइंट मुल्क है, में बड़ा वैलिड स्टेबिलिटी पॉइंट आ है। यहाँ पे जाएगी? एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद अलीना भी कुछ ऐड करना चाहती है, उनका पॉइंट भी लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक तो फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन बल्ला इस कदर गैर महफूज क्यों हो चुका है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तमाम सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन के अमल के ऊपर बहुत से खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन हम अगर बात करें शाहिद खान अब्बासी साहब की, जो एक बड़ी इस वक्त एक न्यूट्रल पोजीशन ले चुके हैं, पार्टी के साथ वाबस्तगी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और कुछ जमातें 2018 के इंतखाबी अमल के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद करती हैं और कुछ सियासी जमातें 2024 के इंतखाबात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। तो हकीकत क्या है कि वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है और दुरुस्त अंदाज में हम आगे बढ़ रहे हैं? तो इस हवाले से शाहिद खान अब्बासी साहब का शॉर्ट सुनिएगा और इसके बाद हम बात करेंगे अलीना शिगरी साहिबा से। जी, के हवाले से आपको क्या लगता है? उनका चीफ जस्टिस कह रहा है इलेक्शन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है, वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है, आप उन पर यकीन नहीं है? सर, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर कन्वेंशन भी नहीं करने दी जा रही, तो क्या समझते सर ये हवाई बातें या जो इस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ आई थी, आज भी वही हालात है। नाज़रीन, आपने शॉर्ट सुना शाहिद खान अब्बासी साहब का। लीना, आपने भी सुना 2018 में जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, अब भी वही लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जा रही है दूसरी जमातों को। ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा? और बिलखसूस इसके साथ ज़रूर बताइएगा कि जो आइंदा इंतखाब के अंदर अगर बल्ले का निशान, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन आई है, वो बल्ला के निशान महफूज नहीं रह पाता, तो पीटीआई जिस तरीके से अवाम के अंदर अपनी वो पेनिट्रेशन उसकी हो चुकी है, वो इंटैक्ट रहेगी, या इस वक्त पीटीआई के लिए बल्ले का निशान अवाम में जाने के लिए बहुत मैटर करता है? गालिबन पहले इसका जवाब दे दूं, बल्ले के निशान से मुतालिक मेरे ख्याल से उन्होंने एक प्लान बी भी तरतीब दी हुई होगी। अगरचे आज शोएब शाहीन साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब से अब एक्सेस तक उनको मैसर नहीं किया जा रहा, रसाई उन तक जो है उसमें दुश्वारियां फेस करनी पड़ रही हैं, और जो कंसल्टेशन उन्होंने करने थे कागजात नामजदगी को लेके, सो ये एक बड़ा चैलेंज है। अगरचे उन्होंने प्लान बी जरूर तैयार किया होगा, लेकिन मुश्किलात इससे बढ़ेंगी। अब बल्ले का निशान जो पार्टी सिंबल होता है, नेचुरली आपने जिस तरह से कहा कि अवाम में वो पेनिट्रेट उस तरह से कर चुके हैं, बल्ले पे ठप्पा अगर लगना है, मकबूलियत आप देख रहे हैं उनके सर्विस रिपोर्ट के मुताबिक। ऐसे में अगर लेट्स से कि अगर इंडिविजुअल इनको बल्ले का निशान नहीं मिलता, तो उस ऐसे सिनारियो में अगर इंडिविजुअल इलेक्शन सिंबल के साथ अगर इनके कैंडिडेट्स एज इंडिपेंडेंट्स भी जाएंगे, तो अवाम उसको किस तरह से एक्सेप्ट करेगी, उसमें किस हद तक मजीद जो है वो बल्ले का निशान ना मिला तो बातें ये हो रही है कि फिर घड़ी का निशान मिलेगा, इसके हद इम्कानात हैं? मेरे ख्याल से इनके लिए इट्स वेरी चैलेंजिंग। अफसोसनाक भी है कि एक पार्टी जो कि अपने सिंबल को लेके जिस तरह से अवाम में मकबूल है, और इलेक्शन से सिर्फ 52 दिन कबल अगर इस किस्म का सिनेरियो फेस करती है, नेचुरली उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। और बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इंटर पार्टी इलेक्शन के वाले से फैसला महफूज हो चुका, एक और साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब ने तोशाखाना के मामले के अंदर, जिसमें उनको पहले नाअहली की सजा हुई, बाद में एक कोर्ट से केस फैसला भी आया, अब नैब ने उस हवाले से करप्शन का केस बनाकर रेफरेंस भी फाइल कर दिया है। तो आप किस निगाह से देखते हैं कि जो सारे जिस टाइम के ये सारे मामला हो रहे हैं, और बल्ले का निशान भी उस हवाले से बहुत से संगीन सवालात उठे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी संगीन किस्म की ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, तो फिर इस हालात के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा था, वो मजीद उनको तकवीत मिलेगी कि उन्हें कॉर्नर किया जा रहा है, या कानूनी लिहाज से उन्हें आने वाले दिनों में कोई सपोर्ट मिल सकती है अपने बल्ले के निशान को बचाने के लिए और थोड़ी सी अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस को सिक्योर करने में? देखें, ये जो इलेक्शन सिंबल है, ये इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि अगर हमने डेमोक्रेसी को लेके चलना है और हमने वो छांगा माका की सियासत नहीं करनी, तो फिर ये ज़हन में रखिए कि बल्ले का निशान सिर्फ ठप्पा मारने के लिए नहीं है। अगर एक पार्टी एक निशान पे नहीं आती और बतौर इंडिपेंडेंट आते हैं, तो फिर उसका कोई पार्लिमानी लीडर इस तरीके से नहीं बन सकता। उनको प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में कोई बाइंडिंग फोर्स, जो कि एक पार्टी आर्टिकल 63 में है आइन में, कि जी जो पार्टी का डिसीजन होता है वो सब पे बाइंडिंग होता है,
वो चीज नहीं होगा। फिर उसमें आपको हॉर्स ट्रेडिंग नजर आएगी। फिर उसमें जो 70 रिजर्व सीट्स हैं जो कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो एक निशान पे आती है उसको दी जाती हैं, जिसमें वुमेन हैं, जिसमें आपके माइनॉरिटीज के हैं, दीगर हैं, उससे भी उनको हाथ धोना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस से अगर उनको निकाला जाता है इस अंदाज में, तो फिर तो ये जो इलेक्शंस हैं ये 8 फरवरी से पहले ही इतने मुतनाज़ा हो जाएंगे कि फिर इसको कराने का जो पर्पस है वो फिर यही होगा कि शायद हमने कोई आई वॉश करना है, या शायद हमने किसी को फैसिलिटेट करना है, या कोई वादा निभाना है। अदरवाइज ये इलेक्शंस फिर अपनी क्रेडिबिलिटी टोटली खो देंगे। बाकी रह गया जहां तक तोशाखाना के केस की आपने बात की, ये अभी रेफरेंस नैब ने बनाया है। हम तो इससे पहले जो 2 इंक्वायरीज तोशाखाना की हो रही थी, जिसमें प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी थे, मियां साहब भी थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी थे। अब यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं कि जी क्या वजह है कि जो इससे पहले खुले हुए रेफरेंस है उनकी स्पीड आपको नजर नहीं आएगी, उसमें जमानतें भी नजर आएंगी, उसमें कोई अरेस्ट भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस केस में अरेस्ट भी हैं, इस केस का रेफरेंस भी सुना है दाखिल हो गया है, और इसको आपने बहुत फास्ट मोड पे इसको चलाने का सोच रहे हैं। तो ये क्या शो करता है कि जी क्या तोशाखाना की घड़ी उस मर्सिडीज से महंगी थी, या मर्सिडीज की कानून में इजाजत थी? देन इट इज ऑब्वियसली, मैं उसके मेरिट्स पे बात नहीं कर रहा अभी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लेवल प्लेइंग की। तो फिर वजीर आजम जोन से सारे थे सबका, ये केसेस इकट्ठे चलने चाहिए। आमिर साहब, फिर वही तो नहीं हो रहा जो हम बात करते हैं कि अदले का बदला जो 2018 में और 17 में जिस तरह से केसेस बने थे वही तारीख दोहराई जा रही है। जिस तरह आपने उसका एनालिसिस किया है, तो ये तारीख दोहराने का सिलसिला कहीं तो जाके रुकना चाहिए। अब देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि रोकना जहां से था या जिनका काम था वो तो फैसिलिटेट किया जा रहा है कि अदालतों में आप देखें कि यही अदालतें थी, यही नैब थी। आपने नैब के बारे में देखा कि हाई कोर्ट कहता है कि जी क्या ये वही 5 साल पुरानी नैब है, और ये रुक नहीं पा रहा। ये अदारा जो सा है ये तो कॉन्स्टेंटली सिंस इट्स इंसेप्शन पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है। लेकिन देखे ना, इंडिविजुअल केसेस तो अपनी जगह पे थे, अब तो आप एक पूरी पार्टी को ही अगर आप साइड लाइन करना चाहते हैं कि पूरे इमरान खान साहब तो ऑलरेडी नाअहल है, वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो उनकी कन्विक्शन है। तो इसी तोशाखाना केस में जिसमें दोबारा से एक और केस आ गया है, तो इस किस्म की चीजें जो सी हैं, ये मैं ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं कि उन्होंने ऑलरेडी ये बहुत बड़े सवालिया निशान, और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं कि जो मॉनिटर करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मुल्क में अगर स्टेबिलिटी लानी है पॉलिटिकल, तो इस अंदाज से अगर कोई हुकूमत फॉर्म की जाती है तो क्या अवाम उसको कबूल करेगी? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? बिल्कुल ठीक, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। आमिर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ वापस आता हूँ। अब्दुल्ला साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जो राजा आमिर अब्बास साहब ने माहिर कानून है, उन्होंने जो पॉलिटिकल एक सीवियर डिसएडवांटेज बताए हैं अगर पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं होते और आज़ाद उम्मीदवार जाके अगर विन करते हैं, तो फिर पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी फॉर्मेशन और फ्यूचर की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो बुरी तरह से हिट होगी। और लगता ये है कि आमिर साहब के मुताबिक कि वो इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि जो जिस तरीके से अली जफर साहब और उनकी टीम ने आर्गो किया है, तो क्या वो बल्ले के निशान को बचा पाएंगे? और अगर बल्ले का निशान नहीं बचता तो सियासी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेंगे अल्टीमेटली पीटीआई को? देखिए भट्टी साहब, अगर तो आर्गूमेंट्स की बुनियाद पर फैसला होना है तो फिर तो मुझे लगता है कि बल्ले का निशान जो है वो सिक्योर है, क्योंकि कल अली जफर साहब ने अपने आर्गूमेंट से उड़ा के रख दिया केस को। उन्होंने मोटी बात की, इलेक्शन कमीशन का अपना ही एक फैसला फरवरी का मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा है कि एतराज सिर्फ मेंबर उठा सकता है, जो पार्टी का मेंबर नहीं है वो तो कोई इलेक्शन पर एतराज ही नहीं उठा सकता। ये खुद इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद है। और उन्होंने कहा कि चूंकि ये मेंबर नहीं है, और अगर ये मेंबर है तो उनके पास वो कार्ड है तो दिखा दें, इन्होंने मेंबर फीस जमा कराई हुई है तो उसकी कोई रसीद दिखा दें। चूंकि वो है नहीं और 14 के 14 दरखास्तें जो आई हुई हैं उनमें से कोई भी मेंबर नहीं है, तो इसलिए इन एप्लीकेशंस को तो एंटरटेन ही नहीं किया जा सकता। और भी इसके अलावा जो एतराज़ात उठाए गए थे कि जी वोटर लिस्ट नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा कि जो तमाम मेंबर्स हैं
वो एक राब्ता ऐप के जरिए से आपस में मुंसलिक हैं और उस राब्ता ऐप के ऊपर जो है वो वोटर लिस्ट मौजूद हैं। तो तमाम एतराज़ात को सेटल तो अली जफर साहब ने कर लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इसके बावजूद बल्ले का निशान लेना है तो बल्ले का निशान लेने का इन हालात में मतलब यह है कि पार्टी पर पाबंदी लग गई है। दूसरे लफ्जों में यानी आप ऐलान ना भी करें कि पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती तो फिर पार्टी तो बतौर पार्टी तो वो नहीं जाएगी, और अगर आजाद उम्मीदवारों के तौर पर लोग जाएंगे तो वो किसी पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे होंगे, और अगर वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीत भी जाते हैं तो फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान में तारीखी हॉर्स ट्रेडिंग होगी, उनकी तरफ जहाज उड़ेंगे, जाएंगे सब लोग बोरियां अपनी ले लेकर और उनसे कहेंगे जनाब कौन सी पार्टी में आप जाना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ तो थी ही नहीं इस इलेक्शन में, आप उसमें तो जा नहीं सकते, तो आप अपना कोई ग्रुप बनाकर तो रह नहीं सकते, और वो ग्रुप के ऊपर तो वो तमाम जो लॉज हैं वो इंप्लीमेंट पार्लियामेंट के होते नहीं हैं, तो आप आ जाइए हमारे साथ, हम हुकूमत बना रहे हैं। दूसरा कहेगा जी हम हुकूमत बना रहे हैं, हम आपको ये ऑफर करते हैं, तो फिर वो एक ऐसी मजाक हुकूमत बनेगी कि जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद उससे डैमेजिंग कोई चीज़ मौजूद ना हो। ये जो अभी 16 महीने की हमने 13 जमातों की हुकूमत देखी है, इसका एक रेप्लिका दोबारा पार्लियामेंट के अंदर आएगा, और वो कितनी मौसर होगी ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर आप आर्गूमेंट पे जाते हैं अली जफर साहब के, तो आर्गूमेंट में तो मेरा ख्याल है उन्होंने केस जो है इसका तो इंतजार करना होगा, इसका इंतजार करना होगा अल्टीमेटली इस मामले में फैसला क्या आता है ना। देख लेंगे, ब्रेक के बाद मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब से पूछेंगे कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो पीटीआई के लिए जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था, क्या दीगर जमातों ने भी उसको फुलफिल किया या नहीं, और उसके साथ इलेक्शन कमीशन के डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स हैं इलेक्शन को शफाफ बनाने के हवाले से, उसके ऊपर वो किस हद तक मुतमईन है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई से इंतहाई शॉर्ट टाइम के ऊपर इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए हैं, अब उसके अंदर बहुत सी कंडीशंस भी मीट नहीं हो सकी और उनके जो इंतखाबी निशान है वो इस वक्त खतरे से दो चार है। क्या दीगर सियासी जमातों में और बिलखसूस जमीयतुल इस्लाम में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन थी उसके मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन होते? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक के बगैर भी जमहूरी जमात है उसके अंदर इलेक्शन होते हैं, और हमारा ये प्रोसेस चलता है हर 5 साल के बाद 1 साल हम उसको देते हैं। तो शुरू के अंदर हमारे यहाँ रुकनीत साजी होती है, जो लोग उसके अंदर शामिल होते हैं हमारी पार्टी में होना चाहते हैं तो हम ऐलान उनको शामिल करते हैं। फिर उसके बाद वो हमारे यहाँ जमातें बनती हैं, उसको हम बुनियादी जमीयतें कहते हैं, ठीक, बीसी और बस्ती और गांव की सतह पर, फिर यूसी की सतह पर बनती है, फिर तहसील, जिला और फिर सूबा, और सूबे के बाद फिर वो मरकज की जमात बनती है। ठीक, हमारी अब तकरीबन 2 महीने पहले गालिबन इस तरह का इंतखाब हो गया है। तो बाकी जमातों का तो मुझे मुताला नहीं है कि उनकी क्या पोजीशन है। हमारे यहाँ तो ये बाकायदगी के साथ होते हैं, उसमें कोई किसी किस्म का ताअत्तुल नहीं होता। ठीक, इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम वो इलेक्शन कमीशन के तमाम तकाज़ों को पूरा करेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब ये जरूर बताइएगा कि आइंदा साल 2024 में जहां पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहीं पर भारत और बांग्लादेश में भी इलेक्शन होंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वो इलेक्शन लड़ेंगे, हसीना वाजिद छठी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड क्यों नहीं डेवलप हो सका? हमसाया ममालिक के अंदर तो जमहूरियत ने पायदार हुई, जमहूरियत मजबूत हुई, मुस्तहकम हुई, लेकिन यहाँ पर हमारे 76 सालों में देखें तो 24 वज़ीर-ए-आज़म आए, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर पाता, जो भी उसका टाइम होता है। तो हमारे यहाँ ये जो मसाइल हैं जिस वजह से सियासत में इस्तेहकाम भी आता है, ये क्यों नहीं हल हो पा रहे? मुफ्ती साहब आपसे देखो, ये सब कॉन्टिनेंट है ना बर्रे सगीर। जी जी, हाँ जी, बर्रे सगीर में हमारा कल्चर तकरीबन एक जैसा है। बांग्लादेश तो शुरू में पाकिस्तान था, और ये जो आप इंडिया की बात करते हैं तो आज़ादी से पहले तो एक ही मुल्क था। तो इसके अंदर ये दूसरी बार और तीसरी बार और चौथी बार ही चलता रहता है। कांग्रेस के लोग भी कई बार आए, और ये नरेंद्र मोदी के लोग भी आए, और वहाँ हसीना वाजिद और जिया खालिद ये सब लोग बार बार आते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये तजर्बा होता है। मोहतरमा बेनज़ीर आई तो उसके वालिद साहब आए, अब उनके पार्टी के 2 लोग आए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए, और लेकिन उनके भाई 3 दफा कोई मुद्दत अपनी पूरी नहीं कर पाता दीगर ममालिक के मुकाबले में। उसकी एक वजह है कि हमारे यहाँ जो लोग ताकतवर हैं ना, इन्होंने कभी भी आवाम को अपनी ताकत में, पावर में शामिल ही नहीं किया, आवाम को हिस्सा ही नहीं दिया। तो वो खुद आ जाते हैं। 35 साल तक तो ताकतवर लोगों ने खुद वर्दी में बैठकर हुकूमतें की, और जब वो खुद नहीं आ सकते या उनकी मकबूलियत बहुत कम हो जाती है
तो वो फिर ठीक। ऐसे लोग ले आते हैं जो उनकी बात मानते हैं। बिल्कुल और ठीक। अगर किसी ने आंखें दिखाई या मुस्तकिल होना चाहा और आवाम की बात करनी तो उसको चलता कर देते हैं। तो हमारी ये जो जमहूरियत है ये लंगड़ी और लूली जमहूरियत है। बस हम समझते हैं ना कि इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब कुछ न कुछ है तो कुछ तो है, यानी वो डिक्टेटरशिप तो अच्छी है। बिल्कुल ठीक। दुआ करें हम जी। तमाम लोग मुहज़्ज़ब हो जाएं, तरबियत इख्तियार करें और जमहूरियत को बालिग करें, बिल्कुल ठीक। ताकि जमहूरियत का सलसला और पहिया चलता रहे बिल्कुल ठीक। और आवाम हक के राय इस्तेमाल बिल्कुल ठीक। करते रहे। अलीना, दुआ के साथ साथ तो अल्लाह अमल की भी अशद जरूरत है। आप क्या समझती हैं कि जो सिनेरियो है, जो ट्रेंड हमारे यहाँ चल रहा है, ना जमहूरियत पायदार हो पाती है, मुस्तहकम हो पाती है, ना ही जो अवाम का इक़्तिदार है, ये पूरा पोलिटिकल कल्चर है वो भी इससे बुरी तरह मुतासिर होता है जब हम जबरी तौर के ऊपर या कुछ लड़ाई झगड़ा करके एक वज़ीर-ए-आज़म, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बेदखल करते हैं। ये सिलसिला आखिर कब जाकर रुकेगा? देखिए, ये मेरे ख्याल से जवाबात सियासी जमातों को अपने आप से पूछना चाहिए। ये सवाल रेज सियासी जमातों के अंदर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातों के अंदर अगर सवाल रेज किया जाता है तो फिर आपको क्या नजर आता है? शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जैसे अफराद नजर आते हैं जो कि पार्टी से, और या मोहम्मद जुबैर साहब जैसे जो कि सिर्फ पार्टी को, अगर पार्टी लीडरशिप को अगर एतराज हो किसी भी उनकी कही हुई बात से, तो वो पार्टी में उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। वो किस तरह से साइडलाइन नजर आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भट्टी साहब, जो आपका सियासी निजाम है उसमें स्टेबिलिटी क्या चीज लेकर आती है? इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी लेकर आती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से ये सियासी जमातें क्यों भागती हुई दिखाई देती हैं? क्योंकि ये नहीं चाहती कि जो ग्रास रूट लेवल से एक शख्स को ऊपर लेकर आया जाए। आप लीडरशिप जो रोल्स होते हैं या इनकी जो क़यादत होती है उसमें हमेशा बिला मुकाबला हमें कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, इलेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। किस तरह से इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी फॉलो होगी जब आपकी मुल्क में जो सियासी जमातें हैं, जो स्टेट पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ या तो खानदानों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हुई नजर आती है। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, यही क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि ये कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं जिन हालात के अंदर अब आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्या आप तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में हम थोड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा कर सकेंगे और एक शफाफ अंदाज में इलेक्शन होने का जो अगर यकीनी बना लिया गया तो जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपनी मुद्दत पूरी करके पाकिस्तान में पहली मर्तबा कोई नया रिकॉर्ड कायम कर सकेगा? जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का खुद से है। ये जब भी इनको मौका मिलता है ये कोशिश करते हैं कि किसी दूसरी पार्टी को निकाला जाए। आपको अगर हम 90 से शुरू करते हैं तो आपके इल्म में है कि जी आगे एक पार्टी जाती थी, दूसरी उसकी लेग पोलिंग कर रही होती थी, आते आते हाँ जी मियाँ साहब की हुकूमत आ गई। तो आपको याद है कि मुशर्रफ साहब का जब टेक ओवर हुआ तो पीपल्स पार्टी उस वक्त मिठाइयाँ बांट रही थी। फिर आगे आ जाएं, आप देखें कि जी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मियाँ साहब काला कोट पहन के आपको नजर आते थे अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को फारिग किया जा रहा था, आपके यादाश्त में होगा। फिर आगे आ जाएं, फिर इसी तरीके से जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो यही पॉलिटिकल पार्टीज जो सी थी, इमरान खान साहब भी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ खिलाफ पिटीशन लेके। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने तो पिटीशन भी लगाई हुई थी जी, उन्होंने उन्हीं की पिटीशन भी थी। और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कि जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, आपने उठा के घर भेजा, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ढोल बजा रही थी। फिर आ जाए ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इसमें पॉलिटिकल जमातों का आज भी हम उनके जो सेन माइंड्स हैं वो कहते हैं कि जी जरूरत नहीं थी उस वक्त इनको निकालने की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको लालच में ये आ जाते हैं। और फिर होता क्या है कि जब ये एंड ऑफ दी जो इनका टेनोर आ रहा होता है, ये साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले, तो फिर एक ऐसा केओस पैदा हो जाता है कि अगला इलेक्शन वो फिर अपनी स्ट्रेंथ पे कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो जाके किसी के कंधे इस्तेमाल करना चाहता है कि जी हमें जो इस वक्त हमें खासकर अपनी पीक पे नजर आ रहा है कि ये जितनी चीजें जो हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन से लेके लोगों का ज्वाइन करना और एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करना, ये यही है कि जी पीपल्स पार्टी सोच रही है कि मैंने प्रेशर डाल के किस अंदाज में क्या क्या चीजें हासिल कर लेनी है। नून लीग कह रही है कि जी हम जो उनसे इतनी बड़ी पार्टी हैं, हमारे साथ क्या हुआ बलोचिस्तान में, सरफराज बुगटी साहब के साथ क्यों उधर जा रहे हैं, मियाँ साहब तो बलोचिस्तान में बैठे हुए थे, केपी में यही हाल है। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स
बड़े क्रिटिकल आपने बात की। असदुल्ला साहब से मैं सर जानना चाहूंगा, अब्दुल्ला खान, ये हमारे सियासी जमहूरी रवैये आखिर कैसे बेहतर होंगे, और क्या जो पॉलिटिकल एक इन्वायरमेंट बन चुका है फ्यूचर के अंदर, आपको लगता है कि दीगर हमसाया ममालिक की तरह हम भी पॉलिटिकली मैच्योर हो पाएंगे, हमारी जमहूरियत मुस्तहकम हो पाएगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी वह अपनी मुद्दत एक बेहतर अंदाज में पूरी कर सकेगी, और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म जो भी हुआ वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगा? इन हालात के अंदर क्या दिखाई देता है आपको? बट साहब, ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है, हमारी उम्मीद हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन आप देखें कि इसके आसार कोई दिखाई नहीं देते। हम दायरे का सफ़र कर रहे हैं और घूम फिर के 1990 में जाकर वापस खड़े हो जाते हैं। कम से कम 1990 से की तारीख तो हमने खुद भी देखी या पढ़ी है, तब से अब तक की, तो ऐसा लगता है कि हम तो उसी दौर में 90 की दहाई में दोबारा घूम फिर रहे हैं, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, दायरों का सफ़र कर रहे हैं। अभी आप इलेक्शन की शफाफियत पे बात कर रहे थे, देखिए आहा चीमा साहब को बरतरफ करने का ऑर्डर किया गया है या ओहदा छोड़ने का कहा गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा स्टेप लिया ना इलेक्शन कमीशन, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन आहा चीमा साहब, फाजन फाज साहब का है, बिल्कुल सही है, उनका भी नंबर है, लेकिन आहा चीमा साहब को जो जिम्मेदारी दी गई थी और जो जिम्मेदारियां उन्होंने पिछले 4 महीने में अदा की हैं, क्या वो भी रोल बैक की जाएंगी? क्या वो भी कलअदम हो जाएंगी? वो क्या आती थोड़े नाज़रीन को बता और वो जो हमारे जो डीपीओज अपनी करते फिर रहे हैं कार्रवाइयां, वो सारे डीपीओज जब डीआरओज बनेंगे तो क्या इलेक्शन की शफाफियत होगी? फिर 2 मरतबा या 2 से ज़ायद मरतबा इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है कि जी फलां अफसरान को या आईजी साहिबान को उनके ओहदे से हटाया जाए। क्या हुआ उन खतूत का? इलेक्शन कमीशन बेबस है या इलेक्शन कमीशन की इंटेंशन नहीं है इन चीज़ों को ठीक करने की? कैसे वो सारे एग्जीक्यूटिव के लोग जाकर इलेक्शन कराएंगे जो आज डीपीओ हैं, आज लोगों के घरों में घुस के छापे मार रहे हैं और शाबाशें वसूल करते हैं और कल को डीआरओ बन जाएंगे? जी बिल्कुल। अलीना, आप लास्ट मिनट है, अपना कमेंट क्विकली कंप्लीट कीजिएगा। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही हूँ कि अब तमाम अवाम की नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मरकूज हैं, जिसने 8 फरवरी का अपना फैसला जो है वो नाफिज तो करवाना है और इन्फोर्स करवाना सुप्रीम कोर्ट जानती भी है, लेकिन ऐसे में ये तासुर नहीं जाना चाहिए भट्टी साहब कि किसी इदारे को ब्लैंकेट कवर दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम है साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना, 1300 आपको याद होगा ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे। गार्डियन की स्टोरी थी जिसमें एक सियासी जमात के हवाले से कहा गया था नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलीना आजकल छुट्टियां चल रही हैं वैसे बाय द वे, वो मेरा ख्याल से जो है फिर वो किसकी तरफ देखेंगे इसी सवाल पे फिर बिल्कुल ठीक अलीना। इसके साथ राजा आमिर अब्बास साहब, मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, अब्दुल्ला साहब का बहुत शुक्रिया। जरूरत है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन तमाम फैक्टर को मुलूज़े खातिर रखे जिसके जरिए से शफाफ इंतखाबात हो सकें और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी कानून के मुताबिक मिल सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।